हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण खत्म हो चुका है और आज हम उसके पाठ्य निहित प्रश्न करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पूरी थ्योरी को बहुत बढ़िया से देख करके समझ रखा है तो ये क्वेश्चन ना एक भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतने आसान प्रश्न आपको ये फील होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको 3 परखनलियां दी गई है। इनमें से एक परखनली में आश्वित जल है एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखें, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। उस एक टेस्ट ट्यूब में आश्वित जल भरा हुआ है, किसी एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल है और किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्षार है। अब ध्यान दीजिएगा, और आपको दिया गया है लाल लिटमस पत्र। कैसे पता लगाएंगे कौन सी टेस्ट ट्यूब में आश्वित जल है, कैसे पता लगाएंगे कौन सी टेस्ट ट्यूब में अम्ल है, कैसे पता लगाएंगे कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्षार है। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। आपको पता है क्षार क्या करते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला करने का काम करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करने का काम करते हैं। अब मेरी बात समझना अच्छे से। आप सबसे पहले लाल लिटमस पत्र जो आपको दे रखा है उसको टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डालेंगे। मान लेते हैं लाल लिटमस पत्र के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब यहां पे टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में क्या क्या हो सकता है। आपने सुना वापस, आपने लाल लिटमस पत्र को टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डाला और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब या तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में जल है, क्योंकि जल लिटमस के साथ कुछ भी नहीं करता। ना तो जल नीले लिटमस के साथ कुछ करता है, ना जल लाल लिटमस के साथ कुछ करता है। वो कोई परिवर्तन नहीं करता लिटमस के साथ। दूसरी बात यह हो सकता है कि पहले वाली टेस्ट ट्यूब में अम्ल हो, क्योंकि अम्ल नीले को तो लाल करता है पर लाल के साथ अम्ल कुछ भी नहीं करेगा। अर्थात वापस से एक बार, आपने अगर लाल लिटमस पत्र को टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डाला और कुछ भी नहीं हुआ तो यहां पर 2 ऑप्शन है। पहला, हो सकता है इसमें जल हो या हो सकता है इसमें अम्ल हो। ठीक है। फिर आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला तो भी कुछ नहीं हुआ। मतलब या तो इस टेस्ट ट्यूब में जल है या इस टेस्ट ट्यूब में हो सकता है अम्ल हो। अगर अब बची हुई तीसरी टेस्ट ट्यूब में जब आप इसको डालेंगे तो अब तो क्या है, उसमें क्षार है, तो वह लाल लिटमस को किस में बदल देगा, नीले में। तो जहां पे जैसे आपने डाला तीसरी टेस्ट ट्यूब में, लाल लिटमस पत्र क्या हो गया आपका, नीला हो गया। मतलब कंफर्म हो गया कि इसके अंदर क्या है, क्षार है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आप वापस, जिस टेस्ट ट्यूब में आप लिटमस पेपर डाल रहे हैं लाल वाला और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां जल या अम्ल 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पर जिस टेस्ट ट्यूब में आपने लाल लिटमस डाला और वो तुरंत नीला हो गया, मतलब उसके अंदर क्षार है। अब आपके लिटमस पत्र का कलर क्या है, क्या है, क्या है, नीला, क्योंकि वो बदल चुका है। अब उसको वापस से डालो इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। मान लो नीले लिटमस पत्र को जो हो चुका है क्षार के कारण, उसको आपने डाला अब इस टेस्ट ट्यूब में और उसका कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये वो विलयन है जिसने न लाल वाले लिटमस पत्र को बदला न नीले वाले को बदला। मतलब इसके अंदर जल है। और जब इसमें आप नीले लिटमस पत्र को डालोगे तो वो किस में बदल जाएगा, लाल में। मतलब फर्स्ट वाले में क्या था, अम्ल था। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा, लग गया पता। दैट्स इट, हो गया, हो गया क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर एक बार वापस समझाओ ना सर, एक बार वापस समझाओ ना सर, प्लीज सर एक बार वापस समझाओ ना सर। सुनो, 3 टेस्ट ट्यूब से आपके पास, एक में अम्ल है, एक में क्षार है, एक में आश्वित जल है।
मान लिया आप लाल लिटमस पत्र आपको दे रखा है, आपने पहले वाली टेस्ट ट्यूब में डाला, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। मतलब दो ऑप्शन है, या तो इसमें अम्ल हो सकता है इसलिए उसने लाल के साथ कुछ नहीं किया, या फिर इसमें पानी हो सकता है। आपने दूसरे वाले में डाला लाल लिटमस पत्र, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मतलब फिर दो ऑप्शन है कि या तो यहां पे अम्ल हो सकता है या फिर पानी हो सकता है, क्योंकि पानी लिटमस पत्र का कुछ नहीं करता और अम्ल नीले को लाल करता है, लाल को कुछ नहीं बदलता। तीसरे वाले में जब आप डालोगे तो आपका लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो गया कि तीसरे वाले में क्षार था, तो क्षार वाला तो आपका सेक्शन अलग हो चुका है। अब आपके लिटमस पत्र का कलर कौन सा है? नीला है। अब उसको वापस से आपको डालना चाहिए इसमें और इसमें। अगर वो नीला का नीला ही बना रहता है मतलब उसमें जल है, क्योंकि जल ना लाल का कुछ बिगाड़ता है ना नीले का कुछ बिगाड़ता है। परंतु अगर वो नीले से लाल हो जाता है मतलब उसके अंदर अम्ल है, क्योंकि अम्ल नीले को लाल कर देता है। दैट्स इट, हो गया। आया मुझे? बताइए, बताएं बताएं बताएं, कंसेप्ट बताएं, मजा आया कि नहीं आया? इजी था ना क्वेश्चन? बस एक ट्रिक के साथ में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? एक नंबर का प्रश्न, एक नंबर का आंसर। देखो, पीतल और तांबा क्या है? पीतल और तांबा धातु है। धातु के साथ दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल होता है। जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाती है, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है। और कभी कभी ये जो लवण है, ये लवण जहरीले भी बन सकते हैं, इसलिए हम धातु के पात्र में जैसे कि पीतल या तांबे में हम लोग नहीं रखते। तांबा क्या है? धातु है। तांबा क्या है? धातु है ना? तांबा धातु है। तो धातु के अंदर हम लोग क्यों नहीं रखते हैं खट्टे पदार्थ? क्योंकि खट्टे पदार्थों में होता है अम्ल, और अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाती है। अगर वो लवण जहरीले बन गए तो भैया उस दही को खा करके हम मर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है किसी भी धातु के पात्र में इस प्रकार से नहीं रखते हैं कोई भी खट्टे पदार्थ। अगला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? आप इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? अरे क्या पूछ लिया, हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि कोई भी धातु, फॉर एग्जांपल जिंक ले लो, कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो बनाती है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा जी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब भी आपका अम्ल धातु से क्रिया करता है या धातु अम्ल से क्रिया करती है तो बनाती है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी जांच कैसे करते हैं? प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था क्लास में कि इसकी जांच करते हैं जब इसके पास आग लेके जाएंगे तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब इसके पास में आग लेके जाते हैं तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ऐसे हम लोग हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं। बाकी आपको इसके लिए थ्योरी वाली क्लास के अंदर वीडियो देखना चाहिए, उस वीडियो में प्रॉपर्ली आपको बता रखा है एक्सपेरिमेंट के साथ में। कोई धातु ए है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। अरे भाई साहब, मजा ही आ गया। मोमबत्ती को बुझा रही है मतलब गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, सीधी बात। ये तो मैंने आपको बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोमबत्ती को बुझाने का काम करती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब एक बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब ये है HCl, इससे क्रिया हो रही है। सोचिए आप क्या बन सकता है, सोचिए। देखो भैया, हम आपको एक बात बताएं, अच्छी सी बात बताएं आपको हम एक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही मोमबत्ती बुझती है। अगर हाइड्रोजन गैस होती तो फटाक के साथ में जलती, पॉप साउंड के साथ में जलती। तो अगरबत्ती मोमबत्ती बुझ रही है, इसका मतलब पक्की बात है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है।
एक बात और तय है कि धातु है जो अम्ल से क्रिया कर रही है, कोई धातु यौगिक, सॉरी, कोई धातु का यौगिक है, कोई धातु का यौगिक है, मतलब कोई हम नहीं जानते कौन हो, पर कोई धातु का यौगिक है जिसने अम्ल से क्रिया करी, पक्का में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने जाकर के मोमबत्ती को बुझाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड भी बना है। अब हमें पता लगाना है कि ये धातु का यौगिक कौन है। सुनो बेटा, थ्योरी पढ़ी थी अच्छे से। कौन है जो आपके अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? याद करो, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। याद आया? यहां लवण कौन बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब धातु कार्बोनेट किसका होगा? कैल्शियम का होगा। तभी तो ये कैल्शियम आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के Cl से जुड़ करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। हमें पता है धातु कार्बोनेट ही यहां पर लेना है, क्योंकि धातु कार्बोनेट जो है वही अम्ल से क्रिया करता है और क्या बनाता है? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बट सवाल यहां पैदा होता है कि धातु कार्बोनेट किसका लेना है? भाई जिस धातु का लवण बन रहा है उसी का कार्बोनेट लेना है। कैल्शियम क्लोराइड क्वेश्चन ने हमको दे रखा है, मतलब कैल्शियम का ही लवण लेना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। लवण अब बन जाएगा CaCl2, साथ में आपका जल बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसने जाकर के मोमबत्ती को बुझा दिया। हो गया क्वेश्चन? ऐसे हर चीज आसान है, हर चीज आसान है, हर चीज आसान है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों दिखाई देते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे विलयनों में अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते? सिंपल सवाल है कि भैया HCl और HNO3 में अम्लीय लक्षण इतने ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं, और जो आपका अल्कोहल है जैसे कि CH3OH और जैसे कि आपका ग्लूकोज है C6H12O6, इन सब के अंदर ये आपका अल्कोहल हो गया बेटा, और ये आपका ग्लूकोज हो गया। तो अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर अम्लीय लक्षण दिखाई क्यों नहीं देते? सिंपल रीजन है, जैसे ही इनको अपन पानी में डालते हैं या पानी के साथ लेते हैं, ये पानी में H+ आयन देते हैं, और उन H+ आयनों के कारण हमें अम्लीय लक्षण दिखाई देते हैं। यहां हमें H+ आयन प्राप्त नहीं होते, इसलिए हमें अम्लीय लक्षण दिखाई नहीं देते। एक लाइन का आंसर है, सिंपल। पक्का? इनके पास जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में सामने आ जाती है पानी में। इनके पास भी हाइड्रोजन है, इनके पास भी हाइड्रोजन है, पर वो H+ के रूप में सामने नहीं आती, लक्षण दिखाई नहीं देंगे। अम्ल वो है जो पानी में H+ आयन देता है। इनको जैसे ही पानी में डालते हैं ये H+ आयन देते हैं और अम्ल के रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनके पास H है बट फिर भी ये H+ के रूप में अलग नहीं हो पाता और H+ आयन दिखाई नहीं देते विलयन में। H+ आयन पानी में नहीं देते हैं, इसलिए हम इनको अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखते। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब तो अम्ल हैं, जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण दिखाते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। सिंपल है भाई। जो क्वेश्चन 1 नंबर का है उस क्वेश्चन को इजीली कर लेना चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। चलो हो गया साहब। अगला प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? एक बात क्लियर कर दूं आपको आज, विद्युत के चालन के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के पास
मुक्त इलेक्ट्रॉन हों, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं E-, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो वो विद्युत का चालन करेगा। सही है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर में होते हैं, सिल्वर में होते हैं, गोल्ड में होते हैं, एल्यूमिनियम में होते हैं, इसलिए ये सब धातु का, जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत का चालन करती हैं। दूसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो मुक्त आयन होने चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज हो तो करंट फ्लो कर जाएगी। वापस से, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए करंट फ्लो करने के लिए, या मुक्त आयन होने चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो करंट फ्लो करेगी। जैसे आपका Na+ हो करंट फ्लो करेगी, H+ हो करंट फ्लो करेगी, OH- हो करंट फ्लो करेगी, Cl- हो करंट फ्लो करेगी। तो अम्ल, किसी एक अम्ल का एग्जांपल लो आप, जैसे कि HCl। जैसे ही अम्ल पानी में जाता है, आपको पता है पानी में जाते ही अम्ल H+ आयन देता है, तो पानी में जाते ही H+ और Cl- क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। H+ और Cl- क्या कहलाएंगे? फ्री आयन। आयन मतलब जिनके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज होता है। मुक्त आयन आ गए, और मुक्त आयन आ गए तो करंट भी फ्लो करेगी। दैट्स इट। कितना आसान है एक्सरसाइज यार। अगर थ्योरी को हम अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको जो भी लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ाए थे, अगर उनको आप अच्छे से पढ़ लो ना, मजा आ जाएगा। बताओ साहब, विद्युत का चालन करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा मुक्त आयन। जो हमारे पास अम्ल है, अम्ल पानी में जाते ही H+ और Cl- में विभाजित हो जाता है। ये आयन घूमने के लिए फ्री हैं, ये आयन मुक्त हैं, और मुक्त आयन विद्युत का चालन करवाते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? अजी मजा ही आ गया इस प्रश्न को देख करके। सुनो, HCl अपना अम्ल वाला ताकत, अम्ल वाली पावर पता है कब दिखाता है? जब हम इसको पानी में घोलते हैं, क्योंकि पानी में घोलते ही ये H+ आयन देता है, और उस H+ आयन के कारण ये अम्ल है। अगर HCl ड्राई है, पानी नहीं है, अगर HCl शुष्क है, सूखा है, तो इसके अंदर से H+ नहीं निकल पाएगा, और H+ ही नहीं निकलेगा तो अम्लीय गुणधर्म ही नहीं होगा। अम्लीय गुणधर्म नहीं होगा तो वो लिटमस पत्र के कलर को चेंज कैसे करेगा? वाह 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 वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सुनो, अम्ल को ऐसा क्या है जो अम्ल बनाता है? अम्ल को अम्ल बनाता है उसका H+ आयन देना। जो आपकी सूखी हुई HCl है, ड्राई, उसमें से H+ निकलता ही नहीं है, H+ निकलेगा ही नहीं, तो अम्ल की प्रकृति कहां से सामने आएगी? पानी मिलाओगे तो ही वो H+ देगा। इसलिए सूखा हुआ HCl किसी काम का नहीं है, उसके अंदर अम्लीय गुणधर्म नहीं होते। अम्ल को तनु करते वक्त हम ऐसा क्यों करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में? ध्यान से सुनना। अम्ल प्लस जल बराबर लवण प्लस गंदी बात। अम्ल प्लस जल, इसी की बात हो रही है। जब हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसको अच्छे समझना बेटा। मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। सुनना, इस विलयन में बहुत सारा अम्ल भरा हुआ है, ठीक है? आपने इसके अंदर ऊपर से पानी डाल दिया। पानी की एक बूंद जैसे ही अम्ल में पड़ेगी, चारों तरफ से अम्ल के जो अणु हैं वो पानी पर अटैक कर देंगे, चारों तरफ से।
बोले तेरी ऐसी की तैसी, साले हमारे एरिया में आया कैसे? तो जैसे ही पानी की ड्रॉप अम्ल के अंदर पड़ेगी, वैसे ही अम्ल पानी के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देगा, बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलेगी और एकदम से यहां पर धमाका भी हो सकता है और आपका अम्ल उछल सकता है। और अगर आपका मुंह यहां पर है, कितना गंदा मुंह बनाया मैंने, अगर आपका मुंह यहां पर है तो वो मुंह जल भी सकता है। वापस से एक बार, अम्ल और जल की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अगर आपने पानी को अम्ल में मिला दिया तो अम्ल वैसे ही बहुत भयंकर होता है। अम्ल में जैसे ही पानी आएगा, अम्ल के सारे परमाणु या सारे अणु या सारे यौगिक बोल सकते हो, जाकर के पानी के ऊपर हमला कर देंगे। इतना भयंकर ऊर्जा बाहर निकलेगी कि यहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, ये एक छोटा बॉम्ब बन जाएगा, बूम, मुंह जल सकता है आपका, अम्ल उछल के आपके मुंह पे आ सकता है। यही चीज हम उल्टा करें, पानी ले लें और पानी में धीरे से कोने में से धीरे से ऐसे अम्ल की एक बूंद मिलाएं, इसमें भी ऊर्जा बाहर निकलेगी, परंतु पानी ठंडा करता है। तो पानी अम्ल को चारों तरफ से घेर करके थोड़ा बहुत शांत कर देगा और उतनी ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी कि आपका मुंह ही जल जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी लैब में जाते हो तो बिना अपने टीचर या बिना किसी के गाइडेंस के लैब में जाने की गलती मत करना, क्योंकि बेटा आप कुछ चीजें नहीं जानते हो। अगर आपके साथ कोई कांड हो गया तो जिंदगी भर का लफड़ा हो सकता है। आपको नहीं पता यार, आप तो गए, अम्ल पड़ा हुआ था, आपने जाकर उसमें पानी मिला दिया। जैसे ही अम्ल के अंदर आप पानी मिलाओगे, जैसे ही पानी अम्ल में गया, अम्ल चारों तरफ से उसको घेर के विस्फोट हो जाएगा और पूरा अम्ल उछल के आपके मुंह पे आ जाएगा और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सोच के भी डर लगता है। पर हां, अगर आप पानी लोगे और उसमें धीरे धीरे अम्ल मिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी अम्ल के आने से विस्फोट होगा, मतलब गर्मी निकलेगी, आपको ऐसे धुआं उठता हुआ दिखाई देगा, पर क्योंकि अम्ल की एक बूंद है और पानी खूब सारा है तो वहां पे सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए अम्ल को, अगर अपन अम्ल में पानी मिलाना है तो हम अम्ल को जल में मिलाते हैं। अगर अम्ल में पानी मिलाना भी है तो हम अम्ल को जल में मिलाते हैं, जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? देखो सुनो, मान लो पहले आपने अम्ल मिलाया और अम्ल है 5 ml पानी में। कितने ml पानी में? 5 ml पानी में। तो जो आपके H+ आयन, अम्ल क्या देता है बेटा? H+ आयन देता है, पता होगा आपको। और वो जो H+ आयन है वो पानी से मिलकर के क्या बनाता है? H3O+। आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आप मेरे को एक बात बताओगे, मान लो आपने 5 ग्राम शक्कर ली और उसको आधे गिलास पानी में मिला दिया, फिर आपने 5 ग्राम शक्कर ली और उसको फुल गिलास पानी में मिला दिया, मान लो 100 ml में। कौन सा विलयन ज्यादा मीठा होगा? सोचो। कम पानी लेके अगर आप शक्कर मिलाओगे तो ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा पानी लेकर के अगर आप शक्कर मिलाओगे तो कम मीठा होगा। सही बात है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो हाइड्रोनियम आयन है वो कितने ml में है? 5 ml में मान लेते हैं। अब ये कह रहा है तनुकृत कर दिया। तनुकृत करने का मतलब होता है हमने और ज्यादा पानी मिला दिया। तनुकृत करने का मतलब होता है हमने और ज्यादा पानी मिला दिया। तो अगर मैं और ज्यादा पानी मिला दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऊपर तक भर दिया, 10 ml पानी कर दिया, तो जो आपके H+ आयन है वो, या हाइड्रोनियम आयन है,
उनकी संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप इसका एक हिस्सा लोगे तो ये H3O प्लस के मिलने की जो संभावना है इस हिस्से में वो ज्यादा है, और अब आपने पूरा पानी मिला दिया, अब जो आप हिस्सा लोगे तो उसमें H3O प्लस के मिलने की संभावना पहले की तुलना में कम है। रीजन क्या है सर उसका? समझो, 5 ग्राम शक्कर को आपने आधे गिलास पानी में मिलाया है ना, तो पानी में मिठास ज्यादा होगी, क्योंकि कम पानी में ज्यादा आपका शक्कर है तो मीठा ज्यादा होगा। ज्यादा पानी ले लिया आपने, फिर शक्कर मिलाई, मीठा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही शक्कर ज्यादा पानी में फैल गई। तो एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब में, या आप बोले 1 मिलीलीटर में जो शक्कर है उसकी संख्या घट गई। यहां पे अगर 1 ml में 4 शक्कर के अणु थे, तो अब 1 ml लोगे तो उसमें 2 ही शक्कर के अणु मिलेंगे, क्योंकि वो फैल गए पूरे पानी के अंदर। वही चीज मैं समझा रहा हूं कि जब आप पानी मिला दोगे तो जो H3O प्लस आयन उपस्थित हैं एकांक आयतन में, छोटे से हिस्से में, एकांक मतलब होता है एक, एकांक आयतन में वो घट जाएंगे। बेटा कंसेप्ट को समझो। आपने क्या किया, शक्कर मिलाई दबा करके आधे गिलास पानी में, तो जब आप 1 ml में चेक करोगे ना तो आपको 4 शक्कर के अणु मिलेंगे, क्योंकि शक्कर के अणु इतने से पानी में है, और पानी मिला दिया आपने तो वही शक्कर के अणु ज्यादा पानी में फैल गए। तो जब आप अब 1 ml में अर्थात एकांक आयतन में चेक करोगे तो कम शक्कर के अणु आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल वैसे ही आपके जो H3O प्लस थे, जब आपका पानी कम था तो आपको एकांक आयतन में वो ज्यादा दिखाई देंगे। जब आपने पानी बढ़ा दिया तो वही H3O प्लस आपको एकांक आयतन में, जहां हो सकता है पहले 4 दिखाई दे रहे हो, अब आपको केवल 2 ही दिखाई दें। तो H3O प्लस आयन की उपस्थिति एकांक आयतन में घट जाएगी। ऐसा होगा जब हम पानी मिलाएंगे। सिंपल। बताओ। क्लियर? क्लियर यहां तक? बताइए कमेंट करके, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? अब बेटा मेरे को ये नहीं पता है कि आप लोग सॉल्यूशंस को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को सॉल्यूशंस कितने समझ में आ रहे हैं। इसलिए मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आज की क्लास में नहीं करवा रहा। एक बार इस वीडियो को हम अपलोड करते हैं, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। अगर आप कमेंट करोगे ना कि सर हमारे को सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं, तो ही मैं आगे के सॉल्यूशंस बनाऊंगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो आप प्लीज एक बार कमेंट में बताना कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप वापस समझा दो। तो अगली क्लास में जब मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा तो पहले वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस करवा के ही मैं आगे पढ़ूंगा। ठीक है, पक्की बात? तो आप सभी बच्चों को जो भी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं या उस समय देख रहे होंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड होगा, जब भी आप इसको देखेंगे एक बात प्लीज कीजिएगा कि आप कमेंट करके बताना कि सर हमें पूरा समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्पीड एकदम सही है, सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसमें हमको दिक्कत है, तो अगली क्लास में वो आपको वापस बता दूंगा। अभी पार्ट 10 निहित प्रश्न चल रहे हैं, आगे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ करके नोट्स बना करके मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दिल से। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त पढ़ाई करते रहो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपका ओम बैच है जिसके अंदर इसकी कंप्लीट थ्योरी, ये एग्जाम में कैसे लिखना है वो अपलोडेड है वहां पर। यहां मैंने समझा दिया, वहां पर थ्योरी है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। जरूर बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।